अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं टॉपिक 12.2 फील्ड्स ऑफ फोर्स। इस टॉपिक से क्या पता चल रहा है कि फोर्स जो एक ताकत है, एक कुव्वत है, वो हमारे पास मौजूद है और उसने भी अपना कोई ना कोई मैदान बनाया हुआ है। तो वो मैदान जहाँ पर ताकत लग रही हो। अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब इस चार्ज के इर्द गिर्द भी कुछ ऐसा हो कि फोर्स फील की जा सकती हो, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये इस चार्ज की फील्ड है, ये इस चार्ज का मैदान है जहाँ पर वो फोर्स दूसरी चीज़ों पर लगा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये मेरा घर है और इस घर की बाउंड्री के अंदर मैं ही मालिक हूँ, ठीक है। और अगर वहाँ पर बाहर थोड़े से पौधे फूल रखे हुए हैं तो वो भी आप ही की मलकियत में आते हैं, आप उस मैदान के क्या हो, मालिक हो। इसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज है वो अपनी उस बाउंड्री का मालिक है, वो अपनी उस बाउंड्री के अंदर अंदर जिस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना चाहे लगा सकता है। तो इससे क्या पता चला कि चार्जेस जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी कोई ना कोई फोर्स होती है जो कुछ बाउंड्री तक एग्जिस्ट कर रही होती है। अब अगर इन जनरल बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और इन सबका काम क्या है कि ये अपनी तरफ बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं या उनको रिपेल करने की सलाहियत रखती हैं। इसका मतलब है कि फोर्सेस ये ताकत रखती हैं कि या तो वो किसी चीज़ को अपनी तरफ आने दें, अट्रैक्ट होने दें, या उनकी वजह से कोई चीज़ दूर भी जा सकती है। तो ये फिर बात आई कि ये फोर्सेस आती कहाँ से हैं और अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो किस तरह आइडिया लगाया जा सकता है कि ये वाली चीज़ की फोर्स है, ये ताकत लगाने की सलाहियत रखता है और कितने रीजन तक ये लगा सकता है फोर्स। तो इस सारी चीज़ों के सवालों के जवाब जब ढूंढे गए तो पहली चीज़ का जवाब अभी तक नहीं मिल सका कि इनका ओरिजिन क्या है। ये नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, हर पार्टिकल, हर चीज़ की अपनी एक ख़ास फोर्स होती है, एक ख़ास बाउंड्री होती है जहाँ तक वो अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को बर्दाश्त भी कर सकता है और लगा भी सकता है फोर्सेस। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि ये किस तरह से लगा रही हैं और किस तरह पता लगाया जा सकता है, उस चीज़ को माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया। और किस तरह से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा एक चार्ज हमने लिया हुआ है, ठीक है। चार्ज की हम ये बात करें कि उसकी कोई ना कोई बाउंड्री होगी जहाँ तक वो दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वही काम हम करें कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज इसके करीब ले आए, तो क्या होगा कि ये जब इसके करीब आ रहा है तो अभी हमने बात की कि इसकी बाउंड्री है जहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है। तो क्या पता कि ये इस चार्ज को अपने करीब ही ना आने दे, और वो उस सूरत में होगा जब ये दोनों चार्जेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, लाइक चार्जेस होंगे। यानी कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो तो इसको हम कहते हैं लाइक चार्जेस, यानी कि एक जैसे चार्जेस हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यही हमें पता चला कि एक खास रीजन तक लेके जाने के बाद क्या हुआ कि इसने बैक आना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। या यूं भी हो सकता था कि ये जो चार्ज है, अब अगर हम इसी के पास दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आते तो पहले तो वो स्लो स्लो आता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसे बड़ी तेजी के साथ उसको अट्रैक्ट किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर उसकी ताकत ज़्यादा है। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था लेकिन अब उसने एकदम से इसको अट्रैक्ट कर लिया। और ये किस सूरत में होगा? अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस होंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक खास बाउंड्री, एक खास फील्ड मौजूद है जहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट करती है हर चार्ज की। तो इसी तरह से अब क्या पता चल गया कि ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको नाम दिया गया है। और ये स्ट्रेंथ करके रही है, फोर्स लगा रही है F किसके ऊपर? एक पॉइंट चार्ज Q नोट के ऊपर। तो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी कितनी ताकत होगी, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी? उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं E इक्वल्स टू, ये स्ट्रेंथ किस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि कितनी फोर्स लग रही है इस चार्ज के ऊपर। इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? उस चीज़ का फॉर्मूला पता चल गया कि कितनी स्ट्रेंथ लगाई जा सकती है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज की होगी। अब यहाँ पर अगर इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो अगर इसको बेस यूनिट में एक ऐसे यूनिट के हवाले से देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यूज में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बताएं, कैलकुलेट करें या फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें जब इन दोनों की वैल्यू दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चला कि ई और एफ हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ हम कह रहे हैं उसकी ताकत है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जब वो फोर्स पर डिपेंड कर रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी अपनी डायरेक्शन को शो करेगा। जब ये भी हमें आइडिया हो गया तो हम अब ये भी जानते हैं कि जब चार्जेस की हम बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस टाइम हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की डेफिनेशन को या फोर्स के फॉर्मूला को लिख सकते हैं, और वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये आर कैप क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हम दो चार्जेस को कंसीडर करें, क्यू और क्यू नॉट, तो क्या पता चला कि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है और उनका प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे विद अ कांस्टेंट, जो कि अब हमें पूरी फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे फोर्स की वैल्यूज हमें इस तरह से भी पता चल जाती हैं तो इस फॉर्मूला में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। जब इस तरह अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, E एज इट इज, F की जगह इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ये सब कुछ एज इट इज अभी लिखा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, इसका मतलब है क्यू नॉट यहाँ पर भी आएगा और आर यूनिट वेक्टर एज इट इज। और किया जाए तो ये भी क्यू नॉट है, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं तो वो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही कि ये चार्ज कितना होगा या ये चार्ज कम होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, नहीं। क्यों नहीं डिपेंड करी? क्योंकि ये तो इस चार्ज की फील्ड है कि ये चार्ज कितनी ताकत लगा सकता है इसके ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम इस फॉर्म में बता रहे होंगे तब हमें ये बताना जरूरी है कि ये चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स की भी वैल्यू लगा के, तो क्या पता चला कि असल ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है जिसको हमने कंसीडर किया, तो क्यू नॉट से कैंसिल हो गया और जो बाकी फैक्टर बच गया है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड आर यूनिट कैप। तो इससे हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है वो ये कि हम देख रहे हैं कि ये ई बिल्कुल प्रोपोर्शनल है फोर्स एफ पे, यानी कि उतनी स्ट्रेंथ कितनी होगी जितनी फोर्स लग रही है। हम यही कह सकते हैं ना, जितना वो बंदा ताकतवर है उतनी ही फोर्स लगा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि ये क्यू नॉट जो आपने दूसरा टेस्ट चार्ज लिया है वो कितना है साइज में। अगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हर चीज़ की, सबसे पहले ही मैंने कहा, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई ना कोई फील्ड होती है। तो अगर उसकी भी फील्ड होगी और डेफिनेटली होगी तो वो इस फील्ड को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अगर ये बहुत बड़ा चार्ज हम ले रहे हैं तो ये भी इस फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, और जब वो डिस्टर्ब करेगा तो हम ये बताने के काबिल ही नहीं होंगे कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इसलिए इस टेस्ट चार्ज को हमेशा बहुत छोटा लेना है, और इसलिए ये डिनोमिनेटर में कि जितना छोटा होगा उतनी ही हम इसकी स्ट्रेंथ को इजीली कैलकुलेट भी कर सकेंगे और उतनी ही फोर्स के वो बराबर आने के काबिल होगी। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक।